गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका स्टार्ट होने जा रहा है क्लास 10th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर को यह लेक्चर तो क्लास 10th के बच्चों के लिए स्पेशली है, लेकिन इसे क्लास के 11th के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे तो फायदा होगा। तो हम देख लेते हैं पिछली लेक्चर में हमने पढ़ा क्या था। पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़े थे कि अमीबा में होलोजोइक पोषण, अमीबा में होलोजोइक पोषण। तो होलोजोइक पोषण में क्या होता था कि पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव किसी ठोस पदार्थ को लेकर पचाता है, इसी को क्या कहते हैं, होलोजोइक पोषण। जो अमीबा में कैसे होता था, वो कैसे वो अपने कूट पाद का आकार चेंज करके कैसे फूड कप बनाता था, उस फूड कप से उस भोजन के कण को अपने शरीर में ले जाकर पचा लेता था खाद्य धानी में। उसके बाद पचे हुए भोजन के बाद जो भी खराब पदार्थ बनता था, उसी प्रकार जिस प्रकार वो भोजन को लिए थे उसी प्रकार शरीर से बाहर निकाल देता था। इतना तो आप पढ़ चुके थे। पिछले क्लास में ही बता दिया गया था कि नेक्स्ट क्लास में मनुष्य में होलोजोइक पोषण पढ़ोगे, अथवा इसे क्या भी कह सकते हो, अथवा मनुष्यों में पोषण या मानव में पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। देखिए, पोषण से पहले अगर किसी चीज का पोषण हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोषक पदार्थों को लेना पड़ेगा। पोषक पदार्थ कहाँ से आएगा, भोजन से आएगा। भोजन से पोषक पदार्थ निकालने के लिए भोजन को पचाना पड़ेगा। तो उसी भोजन को पचाने के लिए, होलोजोइक पोषण करने के लिए भोजन को पचाया जाता है। और यह भोजन जिस मशीन में पचता है, जिस तंत्र में पचता है, जिस सिस्टम में पचता है, उसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। मनुष्य में आहार नाल क्या होता है, उसका पाचन तंत्र होता है, पाचक अंग होता है, जिसमें भोजन पचता है। पचने के पश्चात उसमें से जो भी आवश्यक पोषक पदार्थ होते हैं उनका उपयोग जीव अपने शरीर के पोषण अथवा वृद्धि व विकास के लिए करते हैं। तो चलिए लेक्चर नंबर 4 को कंटिन्यू करते हैं। क्या है, मनुष्यों में होलोजोइक पोषण। तो मनुष्य में होलोजोइक पोषण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, खाना को खाना पड़ेगा। खाना को खाना पड़ेगा तो उसे पचाना भी पड़ेगा, ताकि पचे हुए भोजन से पोषक पदार्थों को निकालकर पोषण किया जा सके। भोजन को पचाने के लिए क्या होता है, मनुष्य में पाचन तंत्र होता है, और यही क्या है हमारा पाचन तंत्र या आहार नाल। देखिए, जो हमारा पाचन तंत्र होता है, जो हमारा पाचन तंत्र होता है, यह 2 प्रकार के रचनाओं से मिलकर बना होता है। पहली रचना क्या होती है, पहली रचना आहार नाल होती है, तथा दूसरी रचना पाचक ग्रंथि होती है। यानी पाचन तंत्र बराबर आहार नाल प्लस पाचक ग्रंथि। तो इसमें से हम एक एक करके पढ़ते हैं। जो हमारा आहार नाल होता है, क्या होता है, आहार नाल के 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है, हाँ पहले देख लेते हैं आहार नाल होता क्या है। आहार नाल मुख से लेकर लास्ट में गुदा द्वार तक फैली, मुख से लेकर लास्ट गुदा द्वार तक फैली 7 से 8 मीटर लंबी रचना होती है। चूंकि क्या है, आहार नाल है, यानी नालिका के समान रचना होती है। हम क्या परिभाषा दे सकते हैं आहार नाल की, मुख से लेकर गुदा द्वार तक फैली 7 से 8 मीटर लंबी नालिका या नालवत संरचना आहार नाल कहलाती है, जिसमें भोजन पचता है। जिसके कार्य के आधार पर, जिसके मैकेनिज्म अथवा वर्क के आधार पर इसे 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला क्या है, पहला क्या है, अंतःग्रहण क्षेत्र। दूसरा प्रगत क्षेत्र,
तीसरा अधोगामी क्षेत्र, चौथा निकास क्षेत्र। तो अब इन सभी आहार नाल के इन सभी क्षेत्रों को एक एक करके पढ़ते हैं। जो हमारा अंतःग्रहण क्षेत्र होता है, ये क्या होता है? अंतःग्रहण शब्द से ही क्लियर हो रहा है, अंतःग्रहण यानी इसके माध्यम से किसी चीज को अंदर अंदर ग्रहण किया जाता है। वह चीज क्या होगा? भोजन। क्लियर? यानी अंतःग्रहण क्षेत्र के माध्यम से भोजन को अंदर ग्रहण किया जाता है। अंतःग्रहण क्षेत्र कहाँ से आता है? यहाँ से यहाँ तक, या हम इसी यहीं तक मान सकते हैं, क्योंकि हमें इस नाक वाले सिस्टम से कोई मतलब नहीं है। हमारा अंतःग्रहण क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक आता है। अब यहाँ से यहाँ तक में क्या आ जाते हैं? ये मुख आ जाता है, ये मुख तथा मुख गुहा आ सकते हैं, और ग्रसनी। क्या आता है अंतःग्रहण क्षेत्र में? मुख आता है, मुख गुहा आता है, मुख गुहा आता है, और ग्रसनी आता है। ये तीन चीज अंतःग्रहण क्षेत्र में आते हैं, जिसके माध्यम से भोजन को अंदर ग्रहण किया जाता है। मुख तो जान गए, मुख क्या होता है कि यह दो चल मांसल होठों से घिरा हुआ एक छोटा संघ होता है, जिसके माध्यम से भोजन अंदर डाला जाता है। उसके बाद मुख तो क्लियर हो गया, उसके बाद आता है मुख गुहा। मुख गुहा का मतलब क्या होता है? पहले जान लो गुहा क्या होता है। गुहा का मतलब खाली स्थान होता है। ये जान लो, सामान्यतः गुहा को खाली स्थान कहते हैं। यानी मुख गुहा है तो मुख के अंदर उपस्थित खाली स्थान को ही मुख गुहा कहते हैं, जिसमें दांत और जिह्वा उपस्थित होती है। ये भी हो गया। उसके बाद आता है ग्रसनी। अब ग्रसनी ये जो है, ये जो थोड़ा फूला हुआ भाग में दिख रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आहार नाल का पार्ट है। अब यह करता क्या है कि जो हमारी ये सारी नली है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो नाक वाली नली आई है तथा भोजन वाली नली आई है। जो हमारी नाक वाली नली आई है और जो भोजन वाली नली आई है, क्या है? एक ही जगह पर साथ में खुल जा रही है। ये दिख रहा है। तो हम हवा लेंगे और खाना खाएंगे तो साथ में एक नली से जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो ग्रसनी होता है, इसके बाद यह दो नालिकाओं में बट जाता है। जो हमारी यह ग्रसनी होता है, इसी के बाद दो नालिकाओं में बढ़ जाता है। एक ऐसी नालिका जो हवा को फेफड़े में ले जाती है, एक ऐसी नालिका जो भोजन को पेट में ले जाती है। अब जो नालिका हवा ले जाती है उसे क्या कहते हैं? वायु नली। और जो नालिका भोजन को ले जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ग्रास नली। ये वाली नालिका ग्रास नली अथवा भोजन की नली। अब आपको कंफ्यूजन होता होगा कि यहीं से आपके दो पार्ट में बढ़ जाती है। इसके पीछे क्या हो जाता है? इसके पीछे आपका हवा की नली हो जाती है। यहीं से आपको जुड़ा रहता है, इसके पीछे हवा की नली हो जाती है। तो अब आप कह रहे होंगे कि जो खाना खाते वक्त हो सकता है भोजन हवा की नली में चला जाए, या हवा हो सकता है भोजन की नली में चला जाए। ऐसा नहीं होता। जब हम खाना खाते रहते हैं उस वक्त इसी ग्रसनी पर एक क्या होता है? एक ढक्कन होता है। वह ढक्कन क्या करता है? जब हम भोजन खाते हैं इस हवा की नली को ढक लेता है। इस ढक्कन को क्या कहते हैं हम? घाटी ढापन। यह क्या कर लेता है? जब हम भोजन करते हैं तो वो हवा की नली को ढक लेते हैं, ताकि हमारा भोजन हवा की नली में न जाए। नहीं तो हमारा क्या होगा? पूरा फेफड़ा ही ब्लॉक हो जाएगा और हम कुछ समय पश्चात 2, 4, 5, 6, 10 सेकंड बाद मर ही जाएंगे। ग्रसनी भी आपको पता चल गया। ग्रसनी क्या करती है? हमारे मुख वाली नालिका तथा वायु वाली नालिका को अलग करने का काम करती है, जो दो पार्ट में बटी होती है। एक हवा वाली नली को
वायु नलिका तथा भोजन वाली नली को ग्रास नली अथवा भोजन की नली कहते हैं। और इन दोनों नालिका के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे क्या कहते हैं, घाटी ढापन कहते हैं, जो खाना खाते वक्त भोजन की नली को वायु की नली को ढक लेता है, जिससे भोजन वायु की नली में ना जाकर केवल भोजन की नली में जाता है। अब इसी मुख नालिका में, इसी मुख गुहा में क्या होता है, जिह्वा भी होता है, दांत भी होता है। जिह्वा क्या करती है, भोजन को खूब अच्छे से क्या करती है, इधर उधर करके दांत के बीच ले जाकर उसे कूचने का काम करती है, जबकि जो दांत होता है या कूचने का काम करता है, जिह्वा भोजन को कूचने में सहायता देती है। इसके अलावा इसी मुख गुहा में एक और होता है जो किसके अंतर्गत आएगा, पाचक ग्रंथ के अंतर्गत। वह क्या होता है, लार ग्रंथ। क्या होता है, लार ग्रंथ। अभी उसके विषय में आगे पढ़ोगे। यानी आपको अंतर्ग्रहण क्षेत्र के 3 पार्ट होते हैं, मुख होता है, मुख गुहा होता है तथा ग्रसनी होता है। इसके विषय में जानेंगे। अब आता है प्रगत क्षेत्र। प्रगत क्षेत्र में केवल एक पार्ट होता है, ये प्रगत क्षेत्र है। यानी ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई चीज प्रगति कर रहा हो, आगे बढ़ रहा हो। चूंकि ये किसका पार्ट है, आहार नाल का है। आहार नाल में क्या होगा, भोजन ही आगे बढ़ेगा, यानी प्रगत क्षेत्र में भोजन आगे बढ़ता है। तो प्रगत क्षेत्र में क्या आएगा, ये वाली लंबी नाल की, जिसे क्या कहते हैं, ग्रास नाल, जिसे क्या कहते हैं, ग्रास नाल या भोजन की नली, भोजन की नली भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसके चारों तरफ, जो इसके अंदर की नाल के इसके चारों तरफ ग्रीस जैसा कुछ लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं, श्लेष्मा। इस नालिका के चारों तरफ क्या होता है, अंदर की तरफ ग्रीस जैसा कुछ लगा होता है, जिसे विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, श्लेष्मा कहते हैं। जिससे क्या होता है, पूरी नालिका चिकनी हो जाती है और इसमें जो भोजन आए मुख से, वह पूछा हुआ जो भोजन आए मुख से, वह क्या करता है, आराम से फिसलते हुए, प्रगति करते हुए चला जाता है। कहाँ चला जाएगा, अमाशय में। यहाँ पहुंचोगे, ये नालिका यहीं तो ओपन होगी, अमाशय में। अमाशय को ही क्या कहते हैं, पेट कहते हैं। अब देखिए, हम यहाँ से भोजन किए, यहाँ से प्रगत क्षेत्र से आते हुए भोजन, ये देखो यहाँ से पेट स्टार्ट हो जाता है। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, नीचे वाला भाग या अधोगामी पार्ट या अधोगामी क्षेत्र। देखिए अधोगामी और देखिए 2 भाग, कभी आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, अधोवर्ती, ऊर्ध्ववर्ती। ऊर्ध्व का मतलब ऊपर वाला, अधो का मतलब नीचे वाला। जो हमारा नीचे वाला या इसके सीने के नीचे का पार्ट है, वो क्या है, नीचे वाला भाग, यानी अधोवर्ती क्षेत्र या अधोगामी क्षेत्र। अधोगामी क्षेत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है। इसके अंतर्गत पाचन तंत्र के या आहार नाल के जितने भाग आएंगे, सब क्या कहलाएंगे, अधोगामी क्षेत्र। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अमाशय, जिसे सामान्य भाषा में पेट भी कहते हैं। अब अमाशय क्या होती है, एक थैली जैसी रचना होती है। थैली में क्या होता है, किसी चीज को रखा जाता है। चूंकि अमाशय क्या है, थैली जैसी रचना है। इस थैली जैसी रचना में है, तो इसमें भी थैली में जैसे कुछ रखा जाता है, तो अमाशय में भी कुछ रखा जाएगा। किसे रखा जाएगा, भोजन को, जो प्रगत क्षेत्र से आया है। अब इसमें भोजन 3 से 4 घंटे रखा जाता है। 3 से 4 घंटे, 4 से 5 घंटे रखा जाता है, जिसके लिए हमें भोजन प्रायः 3-4 घंटे बाद ही हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अगर इसी में भोजन ना रुके तो हमें हर 20 मिनट में भूख लगना तय है। चूंकि भोजन अमाशय में या पेट में 3 से 4 घंटे रुकता है, इसीलिए हमें 3 से 4 घंटे बाद भूख लगती है। अब चूंकि भोजन इसमें रुकता है, केवल यह रुकने का काम नहीं करता। जब इसमें भोजन रुकता है तो क्या होता है, यहाँ पर भोजन गलने का भी काम होता है, जिसे क्या कहते हैं, भोजन का पाचन। अब यहाँ पर भोजन का पाचन कैसे होता है, अभी पाचन वाली क्रिया में पढ़ोगे कि भोजन का पाचन अमाशय में कैसे होता है।
अब अमाशय यानी पेट की थैली में कुछ 3-4 घंटे भोजन रुकने के बाद कहाँ भोजन खिसकेगा, आगे खिसकेगा, यहाँ से ये इस पार्ट को क्या कहते हैं, ग्राहड़ी। चूंकि यहाँ पर भोजन क्या होगा, पच गया है, लेकिन अभी पाचन कैसे होता है अभी अगली क्लास में बताया जाएगा। अब यहाँ से पचा हुआ भोजन कहाँ खिसकेगा, आगे कहाँ खिसकेगा, ग्राहड़ी। जैसे भोजन ग्राहड़ी में आएगा तो यहाँ से पित्ताशय से पित्तरस और अग्नाशय से, ये वाली स्ट्रक्चर अग्नाशय है, पित्ताशय से पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशयी रस दोनों एक नालिका से मिलकर ग्राहड़ी में चले आएंगे, जिससे पचे हुए भोजन में पित्ताशय का पित्तरस और अग्नाशय का अग्नाशयी रस मिल जाएगा। अब इनके मिलने से क्या होता है अगले क्लास में देखोगे। अब यहां से आते आते भोजन कहां से आगे आ गया, छोटी आंत में। छोटी आंत, चूंकि कौन सा भोजन आया, पचा हुआ भोजन, जिसमें ये दोनों प्रकार के रस मिल गए। अब इसी पचे हुए भोजन में जो क्या कौन से भाग होते हैं, जो पोषक पदार्थ होते हैं। पेट से पचा हुआ भोजन ग्राहड़ी से होते हुए कहाँ चला है, छोटी आंत में, जो ये आकार का है। होता तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमने क्लियर के लिए ऐसे बनाया है। छोटी आंत में भोजन ग्राहड़ी के माध्यम से आ जाता है, जिसमें पचे हुए भोजन में उपस्थित जो भी पोषक पदार्थ होते हैं उनका क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। जिससे क्या होता है, हमें पता लगता है कि हमें अब क्या मिल गई, ऊर्जा मिल गई। इसीलिए खाना खाते हैं तो हमें कुछ समय पश्चात क्या फील होता है कि हमारे अंदर ताकत आ गई, क्योंकि जब भोजन पच जाता है तो छोटी आंत में जैसे भोजन जाता है तो वहां पर भोजन में उपस्थित सारे आवश्यक पोषक पदार्थों का अवशोषण हो जाता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। अब पचे हुए भोजन में जो भी भाग थे पोषक पदार्थ वो तो निकल गए। अब क्या बचा, कूड़ा कबाड़ा बचा। यानी जैसे आप क्या करते हो, तेल को जाते हो पेराने, तेल नहीं, सरसों को जाते हो उससे तेल निकालने, तो जब तेल उससे निकल जाता है मशीन से तो क्या होता है, एकदम खरी बचता है। तो इसी प्रकार जब इसमें से भोजन निकल गया, भोजन से सभी 5 आवश्यक पोषक पदार्थ निकल गए, तो भोजन अब इसके बाद एकदम खराब हो गया, यानी उसे बाहर निकालना ही आवश्यक है। तो उसके लिए कहाँ आता है, ये छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत है, बड़ी आंत के इस वाले पार्ट में जाता है, यानी बड़ी आंत में चल गया भोजन। अब भी उस पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण नहीं हुआ, उससे केवल पोषक पदार्थों का अवशोषण हुआ है। तो यहाँ से जाते भोजन यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ तक, अभी यहाँ तक पहुँचा है। यहाँ तक भोजन पहुँचते उसमें जितने भी पचे हुए भोजन में से पोषक पदार्थ पहले ही अवशोषित हो गया था। अब यहाँ तक पहुँचते उसमें जितने भी अनावश्यक जल हैं उसका भी अवशोषण हो जाता है। उसके बाद अब भोजन यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँचने में जल का अवशोषण हो गया, तो अब भोजन कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, मलाशय। क्या कहते हैं, मलाशय। मल मतलब खराब पदार्थ है, मलाशय मतलब खराब पदार्थ जिसमें रहता है। यानी यहाँ तक भोजन पहुँचते क्या हो गया, मल बन गया, खराब पदार्थ बन गया, जिसे निकास क्षेत्र जिसे क्या कहते हैं, जिसे निकास क्षेत्र द्वारा निकाल दिया जाता है। उस निकास क्षेत्र को क्या कहते हैं, गुदा द्वार कहते हैं। निकास क्षेत्र के माध्यम से जिसे गुदा द्वार कहते हैं, उससे पचे हुए खराब भोजन को या अपचा खराब भोजन को बाहर समय समय पर निकाल दिया जाता है। तो आपने देखा कि जो पाचन तंत्र के तो 2 पार्ट थे, एक आहार नाल था, एक पाचक ग्रंथि थी। जो आहार नाल था इसकी लंबाई 7 से 8 मीटर थी, जो इसके 4 पार्ट थे। अंतर्ग्रहण क्षेत्र में मुख तथा मुख गुहा आते थे, प्रगत क्षेत्र में एक ग्रास नली आती थी, और अधोगामी क्षेत्र में अमाशय आ जाते थे, ग्राहड़ी आ जाती थी, छोटी आंत आ जाती थी, बड़ी आंत आ जाती थी। इस सब में क्या हो रहा था, इसमें भोजन का पाचन हो गया, इसमें
इसमें क्या हुआ, छोटी आंत में पोषक पदार्थों का अवशोषण हुआ, बड़ी आंत में जल का अवशोषण हुआ। तो अधोगामी क्षेत्र को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, यहाँ पर पचा भोजन, तो इसे पाचन क्षेत्र कह सकते हैं। इन दोनों में छोटी तथा बड़ी आंत में क्या हुआ, कहीं पोषक पदार्थों का अवशोषण हुआ, कहीं पर जल का अवशोषण हुआ। तो अधोगामी क्षेत्र को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं पाचन क्षेत्र तथा अवशोषण क्षेत्र। इसे क्या कह सकते हैं, पाचन तथा अवशोषण क्षेत्र। उसके बाद जो भी अवशोषण के बाद जो भी मल पदार्थ बचता है, अब उसे क्या कहते हैं, हम मल कहते हैं। जो भी मल पदार्थ बचता है उसे कहाँ जाना होता है, मलाशय में, यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, जिसे समय समय पर हम निकास क्षेत्र, जिसे गुदाद्वार भी कहते हैं, उसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। अब आहार नाल में एक पार्ट और बचता है, ये जो पूंछ जैसा रचना है, इस पूंछ जैसी रचना को क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। यह क्या है, यह क्या है, अवशेषी अंग। अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जिनका पहले तो हमारे शरीर में काम था, लेकिन अब कोई काम नहीं है, ये हमारे शरीर में वैसे अवशेष के रूप में पड़े रहते हैं, इसे क्या कहते हैं, अवशेषी अंग। जब इसी अवशेषी अंग में जीवाणु विषाणु का संक्रमण हो जाता है तो इसमें क्या बन जाता है, मवाद बन जाता है। इसमें जब मवाद बन जाएगी तो हमें क्या होती है, पीड़ा महसूस होती है, जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स हो गया। और ऑपरेशन द्वारा अस्पताल में जाते हैं तो ऑपरेशन द्वारा इसी को काट कर निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये हमारा अवशेषी अंग है, तो इसे काट कर निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो हमारा आहार नाल के चारों पार्ट कंप्लीट हो गए। इन सब के विषय में जान गए थे कि यह काम कैसे करते हैं, इनमें इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, इनमें अवशोषण क्या होता है, ये सब जान गए। तो अभी लेकिन इसमें पाचन के, आहार नाल में पाचन की क्रिया कैसे होती है, अभी ये बचा है, लेकिन इसे तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। लेकिन जो आहार नाल का दूसरा पार्ट क्या है, पाचक ग्रंथि है, इसके विषय में जान लो। पूरे आहार नाल में 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक मुख में पाई जाती है, एक मुख में पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं हम, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो क्या बनाती है, लार बनाती है। लार क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है जो भोजन को चबाने में मदद करता है, क्योंकि चिपचिपा रहता है तो वह भोजन को अच्छे से चबाने में सहायता करता है। इसकी संख्या कितनी होती है लार ग्रंथियों के मुख में, 3 जोड़ी। 3 जोड़ी यानी 6 की संख्या में है, 6 की संख्या में। उसके बाद दूसरी क्या आती है, अग्नाशय। ये दूसरी प्रकार की ग्रंथि है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। और तीसरी क्या आती है, यकृत। यकृत एक और होती है, चौथी क्या होती है, पित्ताशय। यकृत क्या होता है, तीसरा, और पित्ताशय चौथा होता है। यकृत क्या काम करता है, यकृत क्या काम करता है, यह पित्त रस बनाता है। यकृत काम क्या करता है, यह पित्त रस बनाता है। और जो कहाँ इकट्ठा होता है, पित्ताशय में। ध्यान देना, पित्त रस कहाँ बनता है, यकृत में बनता है, लेकिन एकत्र कहाँ होता है, इकट्ठा कहाँ होता है, पित्ताशय में। और जब यहाँ एकत्र हो जाता है, जब भी काम लगता है भोजन के पाचन के लिए, तो यहाँ से वो सारे पित्त नली द्वारा निकलकर कहाँ मिल जाते हैं, अग्नाशय की अग्नाशयी नालिका से। और इसमें इस नालिका में अग्नाशयी रस भी आता है, और दोनों पर पित्त रस और अग्नाशयी रस मिलकर कहाँ खुलते हैं, ये देखो नली इसकी कहाँ खुल रही है, ये वाली ग्राहड़ी में। और ग्राहड़ी में जब चूंकि यहाँ पर पचा हुआ भोजन इसमें ग्राहड़ी में आता है, तो देखिए ये क्या पचाने का काम करते हैं, ये जो पोषक पदार्थों के बड़े बड़े अणु होते हैं, बड़े बड़े पार्ट होते हैं, उन पोषक पदार्थों के बड़े बड़े पार्ट को ये सब जो इसका पित्ताशय का पित्त रस और अग्नाशय का अग्नाशयी रस आता है, इन बड़े बड़े पोषक पदार्थों के अणुओं को छोटे छोटे पोषक पदार्थों के अणुओं में तोड़ देते हैं, ताकि छोटी आंत में उन पोषक पदार्थों का अवशोषण सिंपल हो जाए। क्लियर। तो अब इनके जो हमारा पाचन तंत्र के दूसरा पार्ट क्या था, पाचक ग्रंथियां थी, इसका भी पता चल गया। इसमें क्या पता चला कि पाचक ग्रंथियां मुख्य आहार नाल में या पाचन तंत्र में 4 प्रकार की होती है। पहला क्या होता है,
ये क्या होता है, लार ग्रंथि है जो लार को बनाती है, जिसकी संख्या क्या होती है 6, अर्थात 3 जोड़ी में होती है। दूसरा क्या है, अग्नाशय होता है। तीसरा क्या है, यकृत होता है। और चौथा क्या है, पित्ताशय होता है। यकृत क्या करता है, यह पित्त रस को बनाता है जो पित्ताशय में एकत्र होता है। यह जो पित्ताशय में पित्त रस एकत्र होने के पश्चात इसकी जो रस है यह पित्त नालिका से होते हुए कहाँ मिलती है, अग्नाशय की अग्नाशयी नालिका में। और दोनों नालिकाएं के रस आपस में मिलकर कहाँ खुलते हैं, ग्राहड़ी वाले पार्ट में। अब ये करते क्या है, जो अब पोषक पदार्थों के बड़े बड़े अणु होते हैं उन्हें छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं, ताकि छोटी आंत द्वारा उन पोषक पदार्थों का अवशोषण सिंपल हो जाए, सामान्य हो जाए। तो लेक्चर नंबर इसी पे आपका डन होता है। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट दिन होगा, जिसमें आप ये पढ़ोगे कि इनमें यहां से लेकर ये लार ग्रंथियों का पाचन कैसे होता है, अमाशय में पाचन कैसे होता है, इनके माध्यम से पाचन कैसे होता है, तथा छोटी आंत में अवशोषण की प्रक्रिया कैसे होती है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण कैसे होता है, इन सब के विषय में पढ़ोगे। तो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट दिन। आज के लिए गुड लक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।